हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और इसको हम कर चुके हैं। 85% हमारा हो चुका है, बस इक्वेशंस निकालनी है, बाकी सारा काम हमारा हो चुका है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ कर रहे होंगे और अपने नोट्स भी कंप्लीट कर रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। और ये तो टॉपिक किया हुआ ही है ना, इसमें तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ तक का काम कर चुके थे। हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो ये काम भी कर लेते हैं फटाफट से। ये इक्वेशन निकाल चुके थे हम 10। मैंने कहा था कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ अबव इक्वेशन विद इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारी कौन सी थी? इक्वेशन 1 हमारी ये थी भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी, है ना। तो ये जो आपको दिख रही है ना इक्वेशन नंबर 10, इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 यानी कि इससे कंपेयर करना है। ठीक है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे है अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर से करना है, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से, जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर से, माइनस टी स्क्वायर को माइनस टी स्क्वायर से। एक्स टी का है नहीं तो उसको 0 के इक्वल कर देंगे। समझ में आ गई? तो पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी? अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा? डेल्टा आपका, ठीक है, तो ये अपन डाल देते हैं 10 तक डाल चुके थे अपन, इसको अपन डाल देते हैं 11, है ना। हालांकि इसका कोई यूज है नहीं, देख लेंगे इसको बाद में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 10 का दूसरा कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसको वाई स्क्वायर से करेंगे तो 1 ही है, जेड स्क्वायर करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, है ना। आप करो इसको, एक्स टी वाले को करोगे, है ना। एक्स टी वाले को बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। टी माइनस टी स्क्वायर कोफिशिएंट को कंपेयर करो, इससे किसके इक्वल आएगा? सी स्क्वायर के। माइनस टी स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे सी स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर कोफिशिएंट, ये ब्रैकेट वाली चीज़ है। ठीक है, कंपेयर करो तो क्या इक्वेशन मिलेगी? इक्वेशन मिलेगी आपको माइनस एल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, यहाँ से एल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अंदर? सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। तो आपके पास यहाँ से आप एक काम करो, क्या करो आप, एल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपका एल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन सी स्क्वायर, नहीं सी नहीं, सी स्क्वायर क्यों आएगा? आपका एल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। समझ में आ गई बात? ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, क्या हो रही है? अरे हाँ, ये कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे सी स्क्वायर था ना, 1 के इक्वल थोड़ी करेंगे, सी स्क्वायर के इक्वल करेंगे। सी स्क्वायर के इक्वल करेंगे, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये सी नहीं आएगा, है ना। यही लोचा कर रहा था। तो आगे आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अच्छा, आपने देखा था ना अल्फा की वैल्यू गामा के इक्वल थी, आपको याद है? गामा इज इक्वल टू अल्फा आया था। तो किसी किसी किताब में इसको अल्फा के इक्वल भी दिखा देते हैं। जैसे अभी हम आगे यूज करेंगे अल्फा की वैल्यू या गामा की वैल्यू यूज करेंगे, तो आपको आगे जितनी भी जगह पर आपको गामा यूज होएगा ना, वहाँ पे गामा इज इक्वल टू ये यूज करना है। समझ में आ गई? क्योंकि कभी कभी किसी बुक में ऐसे दिखा देते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू ऐसे आगे जा करके भी इसी को यूज करते हैं। समझ में आ गई? तो आपको याद होना चाहिए कि अल्फा गामा के इक्वल है, तो अल्फा भी की भी वैल्यू यही होती है और गामा की वैल्यू भी यही होती है। समझ में आ गई? तो एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी अल्फा की वैल्यू, यानी कि हमें गामा, 2 वैल्यू निकल गई, अल्फा और गामा। अब बचा बीटा। बीटा की वैल्यू के लिए हम ये वाला कोफिशिएंट काम मिलेंगे। यहाँ पे देखो एक्स टी ले लो चाहे माइनस एक्स टी, को फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट ही नहीं है। ठीक है, एक्स टी का। तो आप ये जो ब्रैकेट आया है इसको किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर कर दो। ठीक है, तो आपके पास थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी? 2 अल्फा स्क्वायर बी प्लस 2 अल्फा डेल्टा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। इसको उधर ले जाओ, किसी को भी एक को उधर ले जाओ, तो आपका क्या आ जाएगा? 2 अल्फा स्क्वायर बी इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा डेल्टा सी स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, है ना। अल्फा से अल्फा कट गया आपका, है ना। आपके पास डेल्टा की वैल्यू निकालो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या बच रहा है आपका? अल्फा वी इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा सी स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाती है? माइनस का अल्फा वी अपॉन सी स्क्वायर। माइनस का अल्फा वी, अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं, है ना। कितनी होती है अल्फा की वैल्यू? अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई? यही वाली वैल्यू तो है। आप इसको रख सकते हो, नहीं रख रहे तो ऐसे कैसे रहने दो, नंबर डाल देते हैं अपन इसको। ये अपनी आ गई थी 11, है ना। इसको आप डाल दो, कौन सी वाली? ये हो गई आपकी 12, इससे आपको ये वाली वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसको डाल देती हूँ मैं 13, ये है आपकी 14
और इससे आपको वैल्यू मिल गई ये वाली, और ये है आपकी 15। समझ में आ गई? तो जो आपकी देयरफॉर लाग्रांजेस इक्वेशन विल बी लाग्रांज ट्रांसफॉर्मेशन, लाग्रांज थोड़ी ना, लॉरेंट्स है। मैथमेटिक्स कहाँ से आ गई इसमें? लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? हमने भाई याद होगा आपको इक्वेशन हमने क्या निकाली थी? इक्वेशन आई थी आपकी वैल्यू रखने के बाद में, कौन सी थी? हाँ यही वाली तो थी नहीं इस पे, पर उसके बाद हमने वैल्यू रख दी थी, है ना? कहाँ है वो? हाँ ये रही ना, ये वाली इक्वेशन नंबर 9 में वैल्यू रख देंगे। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई गई, डेल्टा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, है ना? ये सारी वैल्यू अल्फा की और डेल्टा की हम कहाँ रख देंगे? ये रख देंगे इक्वेशन नंबर 9 में। कहाँ से? 13 और 15 से, ठीक है? तो इक्वेशन 13 और 15 को कहाँ रख दो? 9 में। तो आपके पास इक्वेशंस क्या क्या आ जाएंगी? एक्स डैश किसके इक्वल आ जाएगा? अल्फा की वैल्यू ये रही, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? इक्वेशन बन गई एक्स माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। भाई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है ना, यहाँ पे रख दिया मैंने इसको। वाई डैश में तो कोई समस्या ही नहीं है, वाई डैश इज इक्वल टू वाई आ जाती है ना? तीसरी यहाँ लिख ली, जेड डैश इज इक्वल टू जेड आ जाती है ना? टी डैश इज इक्वल टू डेल्टा की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे रखो डेल्टा की वैल्यू, माइनस का अल्फा वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा टी। अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? टी माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। अल्फा आप जानते ही हो, वो रख दो, तो आपके पास ये इक्वेशंस आ जाती हैं चारों, है ना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये वाली फोर्थ। समझ में आ गई? तो ये चारों कौन सी इक्वेशन कहलाती है? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। बात समझ में आ गई? ये आपका काम कंप्लीट हो गया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ। इसके बाद आपके जो टॉपिक आते हैं, इसमें आप इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पे लिख लेना। भाई आज मेरे दिमाग में लाप्लास, लाग्रांज और लॉरेंज ये तीन चल रहे हैं, और ये तीनों में मैं बार बार, मेरे को लगता है मैं लाप्लास भी बोल चुकी हूँ है ना? तो आप लॉरेंज ही समझना, ठीक है भाई? कई बार क्या होता है अपन काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ें दिमाग में खिचड़ी बना देती है, तो वही बनी हुई है मेरे दिमाग में, ठीक है? अच्छा आप ये देखो कि लॉरेंस में इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना रहेगा, अभी तो आपको इक्वेशन क्या मिली है? एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश ऐसे मिली है, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस बी टी, नहीं, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये पहली मिली है, दूसरी मिली है वाई डैश इज इक्वल टू वाई, तीसरी मिली है जेड डैश इज इक्वल टू जेड, चौथी मिली है टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर आपको इन्वर्स चाहिए, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस चाहिए, तो आप क्या करोगे भाई? v को रिप्लेस करो माइनस v से, है ना? और जो ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश है, यहाँ पे आ जाएंगे एक्स वाई जेड टी, और इधर यहाँ पे डैश वाले सारे आ जाएंगे। समझ में आ गए? तो इक्वेशंस क्या बन जाएगी? x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे तो आप v की जगह माइनस वी भी रखोगे तो भी वही बात है, y इज इक्वल टू वाई डैश आ जाएगा, z इज इक्वल टू जेड डैश आ जाएगा, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मतलब ये तो है अल्फा, और t डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ तक आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन खत्म। अब आप मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ। इसके बाद आपका आता है वेगों का संयोजन, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। तो आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। एडिशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आपको याद होगा आपने इस तरीके से इक्वेशन निकाली थी, u डैश इज इक्वल टू यू एक्स प्लस वी, यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी यू डैश अपॉन सी स्क्वायर। ऐसे हमने निकाली थी। ये एक्चुअली कहलाती है एडिशन कह लो, या फिर आप कह लो ट्रांसफॉर्मेशन, एक ही बात है। ट्रांसफॉर्मेशन कह लो या एडिशन ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमने निकाली थी। यू वाई डैश इज इक्वल टू आई थी यू वाई डैश अपॉन क्या आई थी? गामा, है ना? 1 प्लस वी यू एक्स डैश, हाँ, अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है? ऐसे ही हमने यू जेड डैश की भी निकाली थी, ये भी यही आई थी, गामा 1 प्लस
वी यू जेड डैश अपॉन सी स्क्वायर। तो ये 3 इक्वेशंस आती है, ये कहलाती है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये आपको मैंने फर्स्ट ईयर में निकलवा दिया, ये आप वैसे का वैसा करोगे, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन की भी आती है, एक्सेलरेशन की भी आपने की थी, तो आपकी एक्सेलरेशन की जो इक्वेशंस आई होंगी डिफ्रेंशिएट वगैरह करके आती है ना, तो वो आपकी आई होगी ए एक्स डैश इज इक्वल टू, है ना, ये आई थी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर का क्यूब, और यहाँ पे ए एक्स। ये है एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये भी मैं आपको फर्स्ट ईयर में करा चुकी हूँ, फिर से रिपीट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, वरना बहुत टाइम चला जाएगा उन चीज़ों के लिए जो हम कर चुके हैं। मेन जो है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ये है, वो मैंने वापस से करा भी दिया ताकि चीज़ें आपको रिमाइंड हो जाए। एकदम से कहती कि सब कुछ आप ही को करना है तो नहीं करते आप लोग, और अब मेरे को उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ये आप लोग करेंगे। इसके अलावा आप करेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि लंबाई में संकुचन, ठीक है, और ये करेंगे आप टाइम डायलेशन। तो ये सारे टॉपिक वही हैं जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आपको वेगों का और त्वरण का रूपांतरण, लंबाई में संकुचन और ये समय वृद्धि, ये सारे टॉपिक खुद समझा दिए थे मैंने आपको, अच्छे से लिखवा भी रखे हैं आपको। तो आपने नोट्स खंगालो, वापस से उनको पढ़ो, समझ में नहीं आता तो पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इस साल आपके 1-2 नए टॉपिक ऐड किए हैं इसमें, वो मैं शुरू करा रही हूँ, ठीक है। हर बार ये टॉपिक मतलब थे पर ये डायरेक्ट काम में लिए जाते थे, इस बार आपके क्या है कि इसमें दे दिए हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जब आप टाइम डायलेशन करो ना तो उसमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी कर लेना टाइम डायलेशन का, वो भी मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक है वो है, मतलब ये एप्लीकेशन है भाई, ये जो मैंने अभी आपको इतनी सारी चीज़ें बताई ना, ये सारी क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है भाई। तो ये एप्लीकेशन में आपका फर्स्ट एप्लीकेशन तो वही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, मतलब ये जो 3 टॉपिक मैंने बोले ना आपको, ये क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यानी कि लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों के अनुप्रयोग हैं ये। तो एक तो अनुप्रयोग है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेलरेशन, टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो 1 2 3 4 तो ये हो गए। एक आपका है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ किसका, टाइम डायलेशन का, वो भी मैंने करा रखा है। 5 एप्लीकेशन, छठा मैं करा रही हूँ, वो आपने नहीं किया हुआ। समझ में आ गई कि ये किस टॉपिक के अंतर्गत करना है आपको, ठीक है। देखें, नेक्स्ट है आपका द्रव्यमान की आपेक्षिकता या द्रव्यमान की वेग पर निर्भरता, ठीक है। टॉपिक है रिलेटिविटी ऑफ मास, और इसी को हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास। मेरे को लग रहा है इस बार आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये नया टॉपिक है। मतलब हर साल ये मतलब फॉर्मूला यूज करते थे, डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं था इसका, लेकिन इस बार है ये, ठीक है, विद वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिविटी ऑफ मास और रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, हिंदी में बोले तो द्रव्यमान की आपेक्षिकता, ठीक है। रिलेटिविटी ऑफ मास मतलब द्रव्यमान की आपेक्षिकता, तथा या इसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान की वेग पर निर्भरता। अब आप सोच रहे होगे कि भाई द्रव्यमान कैसे डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, करता है भाई। नॉर्मली हम क्या जानते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी कि न्यूटन की जो यांत्रिकी है उसके हिसाब से हम क्या कहते हैं कि हम हमेशा यही यूज़ करते आए हैं कि द्रव्यमान एक निश्चित क्वांटिटी है। जब भी हम कुछ अवकलन करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, हमेशा द्रव्यमान को डिफरेंशिएशन से बाहर निकालते थे ये कहते हुए कि भाई द्रव्यमान या मास तो हमेशा एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी होती है, ठीक है, और वो बदलती नहीं है कभी भी टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। हम उन चीज़ों को नकार देते थे कि भाई अगर लोहे की कोई मेरे पास चीज़ है, अगर उसमें जंग लग जाता है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका मास कम होता है, लेकिन हम उन चीज़ों को नकार देते थे कि भाई एटमॉस्फेरिक जो भी इफेक्ट्स हैं उनको हम नकार देते, ठीक है, और ये कहते थे कि मास हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। बट रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ये रिलेटिविस्टिक जो हमारी फिजिक्स है, यानी कि जिसमें हम आपेक्षिकता पढ़ते हैं चीज़ों की, हर चीज़ एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं, वहाँ पर मास जो है वो वेलोसिटी के साथ क्या होता है, चेंज होता है, यानी कि बदलता है। और उसमें भी कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि अभी आप जिस भी टेबल पर या कुछ भी आपके पास हाथ में है जिसका कोई ना कोई वजन है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एकदम से उसकी कोई मास चेंज हो जाएगा, नहीं भाई, उसमें कंडीशन है कि अगर क्या हो कि पर्टिकुलर जो भी आपका मास है उसकी वेलोसिटी किसकी रेंज में हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट की रेंज में हो, तो आप कह सकते हो कि उसका मास जो है वो चेंज होता है। और चेंज कैसे होता है, चेंज होता है इस फॉर्मूले से, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन
c², यानी कि ये बढ़ता है। यानी कि अगर कोई मास आपका ऐसा हो जिसकी वेलोसिटी आपने किसकी रेंज में ले ली, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि इसकी रेंज में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रेंज में आपने उसको मूव करा दिया। हालांकि इतनी वेलोसिटी फाइंड आउट करना या इसके आसपास की वेलोसिटी भी हमारे हिसाब से उसको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मान लिया कि अगर आपने कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस वस्तु का मास जो है वो उसके रेस्ट मास m0 क्या है, रेस्ट मास, यानी कि रुका हुआ मास जो इस समय स्थिर मास है उससे बढ़ जाता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला m इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m0। हियर m इज व्हाट, m इज द रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास बोले तो आपेक्षिक द्रव्यमान, और m0 क्या है आपका, रेस्ट मास। रेस्ट मास बोले तो विराम द्रव्यमान, यानी कि जो आप जानते हो, यानी कि रेस्ट मास हमेशा कांस्टेंट होता है किसी भी वस्तु का, बट अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक मास इज चेंज्ड विद रेस्पेक्ट टू रेस्ट मास। और चेंज कैसे होता है, अगर आप इतनी वेलोसिटी ले लो इस रेंज में तो मास जो है वो रेस्ट मास की कंपैरिजन में बढ़ जाता है। बढ़ता क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, 1 से छोटी होती है, और 1 से छोटी राशि जब डिनोमिनेटर में होती है तो वो ऊपर वाली राशि को बढ़ा देती है। सपोज करो m0/0.1 है, ठीक है, 1 से छोटा है 0.1, पॉइंट हटाओगे ऊपर 1 लगाओगे तो इसका मतलब क्या है कि m जो है वो m0 का 10 गुना बढ़ गया ना, ठीक है। तो कोई राशि डिनोमिनेटर में छोटी है, दैट मीन्स कि वो ऊपर वाली राशि को बड़ी कर देती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका जो मास है वो बढ़ जाता है। तो हम यही फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। अब तक इसको डायरेक्ट यूज़ करते थे हम, जितने आगे बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला, लेकिन इस बार आपका ये डेरिवेशन भी, ठीक है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूँगी, अब हो नहीं पाएगा ये, ठीक है। ओके, थैंक यू।